Question number 71. A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop, full stop. If the force on the one arm of the loop is F vector, the net force on the remaining three arms of the loop is, नेट फोर्स आपको बताना है। इस तरह से एक स्क्वायर है, इस तरह से एक स्क्वायर है, क्लियर। हाँ, इस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, और इसमें करंट आप किसी भी दिशा में ले लीजिए, क्योंकि ऐसा इसने डायरेक्शन नहीं दिया है करंट का, है ना, तो किसी भी दिशा में आप इस तरह से ले लीजिए। ये फील्ड है। तो लूप पे जो नेट फोर्स होता है, फोर्स ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, फील्ड जीरो होता है। तो यहां पर क्या है कि P, Q, R और S ऐसे मान लीजिए। तो मान लीजिए कि P जो S है, जो आर्म PS है, FPS, मान लीजिए कि F दिया हुआ है, तो हमको निकालना है F PQRS, PQRS। क्लियर। ये जीरो, ये F दिया हुआ है, ये निकालना है PQRS। तो F PQRS इज इक्वल टू -F, और यही होगा आंसर। ऑप्शन आपको देखेंगे बी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72। अ क्लोज्ड लूप PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field, full stop. If the magnetic forces on a segments PQ, SR and RQ are F1, F2 and F3 respectively, are in the plane of the paper and along the direction as shown, the force on the segment QP is, Q और P पर आपको फोर्स निकालना है। ये S है, ये R है, ये Q है, और ये क्या है, P है। तो जब भी फोर्स होता है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर, मतलब कि लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। ये F1 हो गया, और इधर जो मिला वो क्या है, F3 हो गया, और इधर जो मिला बच्चे वो क्या है, F2 हो गया। इस वायर पर परपेंडिकुलर होता है जो भी फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए करंट, सपोज दैट कि इसमें आप दिए हुए हैं, करंट जब तक नहीं रहेगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। मान लीजिए इसमें आपने आई करंट दे रखा है इस तरह से, क्लियर है, कोई डाउट। तो इस पे जो फोर्स निकालना है, इस पे उसका वैल्यू बताना है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऐसे ऐसे, उसका नाम हो गया FPQ, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे हो गया। ये वाला फोर्स, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F, I, L और B होता है। तो I जो है, I एंड B कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, L है। जितने ज़्यादा लेंथ होगा तो फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर हम बात करें इसका, तो जो L होगा RQ वो ग्रेटर होगा L किससे, SP से। ये वाली जो लंबाई है इसके बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि F जो 3 है वो बड़ा है किससे, F1 से, है ना बच्चे। तो ये वाला फोर्स क्या है,
इधर जा रही है, ये वाला फोर्स इधर जा रही है F3, ये वाला फोर्स कहाँ जा रही है, इधर F1, ये वाला फोर्स कहाँ जा रही है, इधर F2। क्लियर? तो ये वाली ज़्यादा है तो इसका नेट निकालना पड़ेगा, अपोजिट में है तो अपोजिट में है तो इसका नेट निकालेंगे। तो क्या होगा बच्चों, नेट निकालेंगे तो इधर आएगा, उसका वैल्यू होगा F3 माइनस F1, इधर हो गया कौन, F2, और इसका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इधर FR, और उसको अपोज कौन कर रहा है, FPQ, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे FPQ इज इक्वल टू FR। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, FPQ इज इक्वल टू अंडर रूट, परपेंडिकुलर है ये दोनों, ये फोर्स और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे F2 इसका स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 इसका स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें मिलेगा डी ऑप्शन करेक्ट है। गुड आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, अ चार्ज पार्टिकल चार्ज Q is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The associated magnetic moment is given by, कह रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यूज कितना होगा। तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो इसमें v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, v से चल रही है। क्लियर? ये चार्ज है, इसका रेडियस भी क्या है, r है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करें, सपोज दैट कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसको लिखेंगे क्या, I इंटू ए। तो m हो गया और I का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पर रेडियस एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, एक बना देते हैं। I बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय कैपिटल T। T बराबर क्या होगा, T बराबर होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। यहाँ पर पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू Q, फिर 2 पाई r v, तो I इज इक्वल टू Q इंटू v डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब इस I को यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो m इक्वल टू क्यू भी डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू पाई फिर r का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से कट, तो m इज इक्वल टू क्यू इंटू भी, यहाँ पर लिखेंगे r डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया आंसर। अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिलने वाला है डी। क्लियर? डी ऑप्शन इसका करेक्ट। 74, क्वेश्चन नंबर 74, a coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the pole of pieces of permanent magnet of magnetic field B in a plane of the coil. If due to current I in the triangle of the torque tau acts on it, the side L of the triangle is। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड L दिया हुआ है, इसमें करंट भी दिया होगा I, क्योंकि बिना करंट का तो काम चलेगा नहीं, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट दिया हुआ है B, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ, टाउ दिया हुआ है आपको, टॉर्क। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है,
टाउ बराबर आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स अगर रहेगा तो एन इंटू बी, इस तरह से दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा। अब बात है कि यहाँ पर एरिया है, ए फॉर एरिया है, तो एरिया में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ए के जगह पर, तो यहाँ पर होगा √3 डिवाइडेड बाई 4 एल का स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एरिया को पुट करेंगे तो मिलेगा टाउ इज इक्वल टू आई √3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर हो जाएगा एल का स्क्वायर इंटू एन इंटू बी। तो 4 इंटू टाउ डिवाइडेड बटे आई √3 फिर एन फिर बी इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एल इज इक्वल टू 4 इंटू टाउ डिवाइडेड बटे √3 आई एन इंटू बी, इसका पावर 1/2। ऑप्शन में 2 बाहर है, ऑप्शन में क्या है बच्चों, 2 बाहर है, तो एल इज इक्वल टू 2 √टाउ √3 आई एन और बी, और इसको आप लिखेंगे 1/2। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में आपको जो मिल रहा है, अच्छा एन जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पर एन क्या है, 1 है, यहाँ पर एन क्या है बच्चों, 1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ जो टर्न्स दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 1। तो एन तक आया, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर खाली आई रखकर और बी कर देते हैं, और एन बराबर क्या लिख देते हैं बच्चों, एन बराबर 1, एन बराबर 1, तो एल का वैल्यू ये आएगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिला बी ऑप्शन मिला। क्वेश्चन नंबर 75, इफ नंबर ऑफ टर्न्स area and current carrying a coil is given by n, small n, a and I respectively, then magnetic moment will be। तो कह रहा है कि जो करंट दिया हुआ है, कह रहा है कि करंट आपको मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है और एरिया भी मालूम है, एरिया भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m इज इक्वल टू आई ए इंटू एन होगा, हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, हाँ, तो आई इंटू ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यही होगा, तो यही हो गया आंसर। ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहे कि एक सर्कुलर लूप है, उसका एरिया दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, क्लियर। इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज। पहली बात देख लीजिए कि इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, सब दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, उसमें करंट दिया हुआ है, सारी चीजें दे रखा है, मतलब कि एरिया दिया हुआ है, एरिया भी आपको दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर, करंट भी दिया हुआ है 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.1 टेस्ला। तो आपको निकालना है क्या, टॉर्क निकालना है, टॉर्क। तो इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे जो है 90% बच्चे जो है वो गलत करके आएंगे, 90% बच्चे इसमें गलती करके आ जाएंगे। इसमें है कि जो कंसेप्ट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखो एक सर्कुलर लूप है, उसका एरिया दिया हुआ है, उसमें करंट दिया हुआ है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ऐसे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखा हुआ है, ऐसे, मतलब इधर रखा हुआ है। तो इन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मानते हैं क्या,
ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम मान लें, इसको हटाइए, इसको x मान लें, इसको y मान लें, सपोज दैट इसमें करंट ऐसे दे देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, बी के मिलेगा, के प्लेन पर परपेंडिकुलर, इधर जेड है। इसमें जो मैग्नेट जो एंगुलर ऐसी डाइपोल मोमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, ए इंटू के कैप होगा। समझ में आया? तो जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया हो गया। तो टॉर्क होता है आई इंटू ए, आई इंटू ए अक्रॉस क्या होता है, बी। समझ में आया? ये 0 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री मानकर वो बना लेगा और आंसर आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ए, फिर हो गया के कैप अक्रॉस बी, और यहाँ पर हो गया बच्चों के कैप। तो यहाँ पर हो गया आई, फिर ए बी और के क्रॉस, फिर के इज इक्वल टू 0 टाउ। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो 0 होगा, मतलब कि सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, A coil carrying electric current is placed in uniform magnetic field. अगर कोई कॉइल है, ठीक है, मतलब ऐसे कॉइल है या इस तरह का कॉइल है, ऐसे है, और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बाबू, तो थ्योरी है वो ऐठा जाएगा, प्रोड्यूस टॉर्क। क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस टॉर्क। ठीक है, कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या करता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब कि इसमें ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78, थ्योरी है छोटा छोटा। अ करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है जिसमें करंट है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। फुल स्टॉप। द कॉइल विल ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स, मतलब कि वो ओरिएंट करेगा, मतलब वो रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो मैग्नेटिक जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो क्या होगा, बी पर परपेंडिकुलर होगा। यानी मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, बी पे परपेंडिकुलर होगा। बी पे परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टाउ मैक्स प्रोड्यूस। सो इट रोटेटेड, क्योंकि टॉर्क वहां पर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। टाउ बराबर क्या होती है, एन ए बी साइन थीटा। थीटा 90 होगा तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करने की बात है। अब सवाल में ये है कि आप ऑप्शन आपको डी ही क्यों दिख रहा है। पहला ऑप्शन है इंक्लाइन एट 45 डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप कोई तर्क नहीं कर सकते कि 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जब वो रोटेट कर रहा है, ओरिएंटेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो हमको सबसे अच्छा है कि ये वाला मैक्सिमम टॉर्क कंसीडर करें। बी में है कि इंक्लाइंड एट एनी आर्बिट्री एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, कोई एंगल से कैसे हो सकता है, अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा। या ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो वो रोटेट करता है यानी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो ये फेल हो जाएगा। तो किसी भी एंगल से आप नहीं रख सकते। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखिएगा तो एरिया उसका रखिएगा तो 0 टॉर्क हो जाएगा, तो फिर इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एग्जैक्ट जो आंसर अगर आप देखिएगा तो आपको डी मिलेगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपको डी मिलेगा। थ्योरी है, अगर आप थ्योरी बेसिक थ्योरी अगर आप जानते हैं तो इन सब क्वेश्चनों को पढ़ते के साथ ही टिक लगा देना है, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। 79 जो क्वेश्चन है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से है। आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी के बारे में दिया हुआ, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कहते हैं, वो दिया हुआ है 20 डिवीजन पर वोल्ट।
द रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। IG जो है करंट इन गैल्वेनोमीटर, यानी या ऐसे लिखिए करंट सेंसिटिविटी मान लीजिए इसको, करंट सेंसिटिविटी ये दिया हुआ है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 5 × 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो आप इसको लिखेंगे IS करंट सेंसिटिविटी 5 × 10 टू द पावर 3 एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है 20 डिवीजन पर वोल्ट, है ना। ये फॉर्मूला होता है IS करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया बटे टॉर्शनल कांस्टेंट, VS बराबर मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया टॉर्शनल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ सेंसिटिविटी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इससे अगर हम देखें तो ये वाला जगह पे क्या इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, VS बराबर IS डिवाइडेड बटे क्या लिख देंगे RS, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको RS ही निकालना था ना, तो RS इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बटे VS। तो IS का मतलब हो गया 5 × 10 टू द पावर 3 और VS का मतलब हो गया 20 हो गया आपको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 × 50 डिवाइडेड बटे 20, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो RS इज इक्वल टू जो आ गया 250 ओम, ये हो गया आंसर। ओके, अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको C ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर, को डाउट। ये क्वेश्चन जो है एरर इन मेजरमेंट में भी क्वेश्चन ये पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसमें पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ते हैं, वोल्टमीटर, एमीटर, शंट, उसी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन एन एमीटर, एक एमीटर है, 0.2% ऑफ मेन करेंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, फुल स्टॉप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज। देखिए भाई इस तरह से होता है, आपको पता है, ये हो गया आपको गैल्वेनोमीटर और ये हो गया शंट जिसको एमीटर बोलते हैं, ये हो गया आपको शंट। अब सवाल ये है कि ये मेन करंट है, ये मेन करंट है, तो कह रहा है कि IG में जो करंट जा रहा है ना वो मेन करंट का 0.2% जा रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि IG इज इक्वल टू I, ये I है बच्चों मेन करंट, I इंटू 2/1000 इतना जा रहा है। IG इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड टू I डिवाइडेड बटे 1000 एम्पियर। तो इसमें तो चला गया, इसमें तो चला गया भाई, कितना चला गया, इसको एक लाइन और लिखिए, I डिवाइडेड बटे 500 कितना जा रहा है, ये कौन है IG। तो ये है आपको I डिवाइडेड बटे 500, तो इसमें कितना जाएगा ये पता करना है। तो इसमें IS लिखते हैं, तो IS में हो गया I माइनस I डिवाइडेड बटे 500, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 499 I डिवाइडेड बटे 500, तो IC इज इक्वल टू होगा 499 I डिवाइडेड बटे 500, ऐसे हो जाएगा। हमको ये वाला निकालना, इसमें आ गया करंट, हमको कौन कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है, तो करिए कैलकुलेट। नाउ V जो G होगा और जो V जो S होगा वो दोनों सेम होगा ना, शंट में पोटेंशियल और गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, V इसका लिखेंगे क्या G इंटू IG, इसका क्या लिखेंगे S इंटू IS। तो यहाँ पर G रहेगा बिल्कुल, और I बटे कितना रहेगा 500 रहेगा, यहाँ पर S रहेगा
इंटू आई एस रहेगा 499 इंटू 500 रहेगा। ओके, और आई से आई कट जाएगा तो आपको निकालना है एस। तो एस में हो गया आपको जी डिवाइडेड बटे 499, यही हो गया आंसर। हाँ, ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो आज हम लोग 80 तक सोल्व किए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 90 तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 80 से 90 तक सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है। जो इसमें टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो आपका 2024 की जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। जो डिलीट कर दिया है 2024 के लिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिलीट किया हुआ चैप्टर आपको मिला था, वो था आपका क्या कलर कोड था और पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, बस ये हटाया है तो उसको हम लोग नहीं पढ़े। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, इसमें सब पढ़ना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब पढ़ना था, वन डी ग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ना था, तो उसको हम लोग चर्चा नहीं किया और उस पर कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।